लेफ्टिनेंट कर्नल साधना से मेरी बात हुई थी। मैंने उनसे कहा कि मेरी डॉक्टर से बात करा दो। ना तो मेरी डॉक्टर से बात करा रहे हो। मैंने उनसे उनके बारे में पूछा कि मेरे हस्बैंड को क्या हुआ है, ना वो बता रहे कि हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे पेशेंट की। हाँ सर, मैं ये कह रही थी, मैं ना उम्मीद नायक की वाइफ बोल रही हूँ। आप ना मेरी बात करा दो उनसे एक बार। उनका ना तो फोन में था। कैसे मैम? नायक ओमवीर। वो तो नहीं आए मैम यहाँ पे। अरे भैया, वो तो 29 को ही निकल गए थे। यहाँ पे नहीं आए, अभी तक है। जो इनको अथॉरिटियां हैं। से फोन आया था, मैंने बताया था उनको भी भैया, उनको फोन आया कि वो निकल गए। मैं भैया वो निकल गए यहाँ से। मैम मेरी बात सुनिए, तो एक्चुअली होता क्या है मैम, जो भी सेना की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी चैनल में आती है, या तो वो आप अपनी बताओ, किसी की भी हो, मुझे मेरे बंदे से बात हो जानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बात मैं कैसे करा सकता हूँ? ये तो आप रिकॉर्डिंग करके इस तरीके की बात कर रही हैं। एक तो कॉल आप रिकॉर्डिंग करके रखी हैं और आप मैम गुस्से में बात कर रही हैं। मैं तो आपको वही बताऊंगा ना जो सच्चाई है। ये मैं गुस्से में बात नहीं कर रही, बंदा गायब है, ये थोड़ी नहीं मेरी। बंदा गायब है मैम, मैं नहीं ढूंढ सकता ना, मेरे पास नहीं आया मैम। आप रिकॉर्डिंग कॉल करके इस तरीके की बात कर रही हैं मैम, हमारे पास नहीं आया, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो भैया मैं भी कोई वो नहीं कह रही, आपसे विलम्ब नहीं लगा। आपका जो एक टोन है ना मैम, मैं आपसे देखो विनम्रता से आप बोल रहे हैं, मेरी कुछ भी हो मेरी बात हो जानी चाहिए। तो मैम मैं कैसे बात करूंगा? मैं भी कहीं का रहने वाला, कहीं पोस्टेड हूँ। इतना जरूर है, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपके हस्बैंड यहाँ एडमिट नहीं हुए हैं। इससे ज्यादा मैम मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, मतलब फिर बंदे, मतलब एक्चुअली कोई भी बंदा होगा मिसिंग हो जहाँ, तो फिर आप कोई घर फैमिली भी नहीं बता सकती? देखो मैम क्या हो सकता है, होता क्या है मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक्चुअली जैसे मान लीजिए कि आपके हस्बैंड नहीं आए, आज भी तो वहीं से चल रहा ना, कोई और कहीं से तो नहीं चल रहा? नहीं तो उसके बारे में बता रहे हो आप कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या ट्रीटमेंट दे रहे, क्या नहीं दे रहे, हमें बताया किसी ने कुछ उनके बारे में? तो मैम हम ये जवाबदारी किसी की फैमिली को थोड़ी बताई जाती है मैम। जो भी एडम अथॉरिटी है, इनके कुछ चैनल होते हैं मैम, उनको ऑलरेडी इन्फो किया जाता है। भैया बाकी तुम मेरी ना डॉक्टर से बात करा दो, ठीक है? आपकी किसी की जिम्मेदारी नहीं, किसी कुछ भी हो जाए फिर आप घर नहीं बताओगे कि क्या हो रहा बंदे के साथ उधर। फिर वही बात मैम, जिम्मेदारी हमारी सब है। आपकी बात से मैम जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, जैसा कि आपने अभी ये छोटी सी रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुनाई है, इसमें मेन टॉपिक जो एक जवान की फैमिली जो कि नायक ओमवीर, ये जाट रेजिमेंट के हैं, इनके यूनिट वगैरह भी मैं आगे आपसे बताऊंगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इनकी फैमिली ने एमएच में अभी फोन करके और कहा कि भाई मेरे हस्बैंड से आप बात करा दो, तो वहां ये कहते हैं कि भाई यहाँ तो आया ही नहीं। यानी ये नायक ओमवीर जो कि घर से 29 तारीख को निकले हुए हैं एमएच जाने के लिए, और एमएच वाले कह रहे हैं कि भाई यहाँ आए ही नहीं है। ये बात तो आपने सुनी ली। एक चीज और इन्होंने बोला, इनकी फैमिली ने, कि भैया 1 महीने से आपके यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो, आपने फैमिली को हमें क्यों नहीं बताया? तो यहाँ जो भी ये बात कर रहे हैं, मुझे भी पता नहीं कौन है, ये तो कह रहे हैं कि भाई कोई लेफ्टिनेंट कर्नल है, लेकिन मैं नहीं मानता कि लेफ्टिनेंट कर्नल है, कोई भी है, जो ये शब्द कह रहे हैं कि हम फैमिली को क्यों बताएं क्या इलाज चल रहा है। तो आपको बताता हूँ कि कहीं भी, चाहे वो एमएच हो, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कहीं भी जिस बंदे को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया हो, तो उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना जरूरी है कि उसका क्या इलाज चल रहा है, उसके घर वालों को बताना जरूरी है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम आपको नहीं बताएंगे। तो आज सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि यहाँ एक जवान जो कि मिसिंग है, अभी तक कोई पता नहीं कि वो जिंदा है या नहीं। अगर एक जवान घर से आने के बाद में यूनिट में नहीं, एमएच में नहीं पहुंचा, अपनी यूनिट में भी नहीं पहुंचा, तो यहां जिम्मेवारी किसकी है? जैसा इन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि हम तो यूनिट को बता दिए, तो यूनिट के सीओ साहब और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? जबकि वहां से किसी ने फोन किया है फैमिली को कि भाई वो कहाँ है, तो इन्होंने बताया कि वो तो 29 तारीख को गए हुए हैं। उसके बाद आज 29 तारीख के बाद आज 29, 30, 31, 1, 2, 3 और 4, 7 दिन हो चुके हैं। यूनिट ने दोबारा ना तो फैमिली को फोन करके बताया क्या हुआ है। उधर एमएच के पास आज यहाँ एक स्थिति और बता देता हूँ कि ये बंदा ऑलरेडी, इनकी फैमिली ये खुद भी बीमार रहती हैं, ज़्यादातर हॉस्पिटल में इनका भी इलाज चल रहा है,
और इसी इलाज के चक्कर में ये जवान छुट्टी मांगता रहा है बार बार, और उसी वजह से छुट्टी तो दी नहीं और इसको एमएच भेज दिया गया कि भैया तेरे के अंदर कोई मेंटल मतलब स्थिति है, तू मेंटल है, पागल है, और 10 नंबर भर के इसको एमएच भेजा गया था। यानी इनकी कोई बात हुई छुट्टी के लिए, ये बोलता रहा कि भाई मेरी फैमिली बीमार है, भेज दो, भेजा नहीं। अब नहीं भेजोगे तो कोई भी आदमी है वो बोलेगा ही, जिसको ऑलरेडी इनके सीईओ को पहले इन्होंने बताया हुआ है, और उसके बाद छुट्टी नहीं मिली तो हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ में बात, तेज आवाज़ में बात हो गई हो या क्या हुआ है वो तो सीईओ साहब जवाब दें। लेकिन कंपनी कमांडर से बात होने के बाद में सीईओ साहब को कंपनी कमांडर ने बताया और बोले इसको एमएच भेज दो, मतलब छुट्टी मांगो तो एमएच भेज दो। वहाँ एक और बात हुई है कि वहाँ से बंदा रिक्वेस्ट करके छुट्टी गया है, एक बार भेजा भी गया है, दोबारा भी आया है, कैसे आया है, और फिर वहाँ इसको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं साइकेट्रिक वाले, जो कि एक पागल आदमी को लगाए जाते हैं। तो इसने बोला कि सब ये मेरे को क्यों लगाया जा रहा है, तो बोला भाई ये तो आपके सीईओ साहब का आदेश है, जो भी उन्होंने कहा है, क्या ट्रीटमेंट वो दे रहे हैं वो तो वो बताएं। तो ये आज मैं आपको पूरी कहानी बताने से पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि एक तो वीडियो को शेयर करें, किसी बंदे की आप जान बचा सकते हैं, वो भी हमारी भारतीय सेना का जवान, और इन पर निर्भर इनकी फैमिली, आप उनका भी एक आपके ऊपर एक मतलब उनके ऊपर एक आप एहसान करोगे इस वीडियो को शेयर करके। वीडियो की पूरी डिटेल से पहले मैं आप बताता हूं, आज मेरे पास 3 ऐसे केस आए हैं इसी तरह के, जिसमें एक केस अभी मेरे को बात हो रही थी एक लड़के से, जो बेचारा 20-21 साल का लड़का है, और मजबूरी में आज वो होटल में काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, मजबूर आदमी क्या करता है वो तो आप सबको पता है। इनके साथ भी सेम कहानी हुई है कि इनके पिताजी जो 15 साल 5 महीने नौकरी करने के बावजूद घर में मेंटल थे, उनको मतलब वो घर आए, अब वो गए नहीं, लेकिन यूनिट ने कोई ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद में वो 2018 में ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद में इन्होंने कोई कागज़ किसी ने बताया होता है तो कागज़ प्रोसेस किए हैं, तो 2024 में आकर इनको कुछ बेनिफिट मिले हैं। और सिग्नल का वो जवान लैश नायक विनोद, उनको एजीआई का और वो दे दिया, बीच में बोला था फैमिली पेंशन भी देंगे, लेकिन अब 2025 में बताया जा रहा है कि भैया आपको फैमिली पेंशन नहीं देंगे। जबकि वो बंदा सर्विस के दौरान 15 साल जब उसने सर्विस की, 2012 में भी उसका मेंटली डिफेक्ट की वजह से कुछ मिर्गी और ऐसे कुछ और केस थे जिसमें वो मेंटल हो जाता था तो कहीं भी चला जाता था, तो उस समय भी वो 1 साल अपसेट रहा था। और उस समय के जो सीईओ थे, मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अपसेट रहे, उन्होंने उनकी खोजबीन करी और उसको मतलब वो वापस बुलाया और उसको रेगुलर सर्विस पे किया। तो ये एक उस समय के सीईओ ने कार्रवाई कर ली। उसके बाद सैम इनको 2015 के अंदर दौरा पड़ा, और ये मतलब छुट्टी आए हुए थे, कोई दौर पागलपन का दौरा पड़ा, कहाँ निकल गए, कहाँ रहे, किसी को पता नहीं। बच्चे उस समय इनका सबसे बड़ा जो बच्चा था, जो आज मेरे से बात कर रहा था, बोला सर मैं 11-12 साल का था, मैं तो पता भी नहीं था। 2 छोटे भाई हैं, 2 छोटी बहनें भी हैं, 5, और इनकी माताजी, उनके परिवार। जब इनके पिताजी उस समय निकल गए, तनख्वाह तो सबको पता ही है, उस समय सब बंद हो जाता है। बंदा लेट हुआ, ये तो अपना कागज कर देते हैं जी, ओएसएल है, कहाँ है, खत्म होगी कहानी। उन्होंने उसके बाद कोई जानकारी नहीं दी। ये बंदे के ऊपर लोड पड़ा है, तभी से होटल में अपना 11-12 साल का ही काम कुम करके अपना गुजारा करता रहा, और वो पिताजी इधर उधर भटकते भटकते लास्ट में 2018 में खत्म हो गए। तब इनको किसी ने बताया क्या हुआ, बोला ऐसे ऐसे पिताजी खत्म हो गए। कम से कम आप उधर लेटर वगैरह दो, अपनी माताजी को लेके जाओ, हो सकता है वो आपको कुछ बेनिफिट और कुछ पेंशन वगैरह दे दें। तब तक उस समय 2015 के जब इनके सिग्नल के सीईओ थे, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बढ़ती थी कि पुलिस को इन्फॉर्म करें या इंडिविजुअल को इन्फॉर्म करें, परिवार से संपर्क करें कि भाई आपका बंदा वो कहाँ है, उसको भेज दो, उसकी सर्विस पकी हुई है, उसको पेंशन मिल जाएगी, कुछ भी करो। ऐसी स्थिति में सेम एक चीज और ये मेन होता है कि जैसे ये बंदा भी जब यूनिट से एमएच वगैरह भेजा जाता है तो बोलते हैं 2 या 3 गार्ड भेजते हैं, अटेंडर गार्ड भेजते हैं कि बंदा पागल है, कुछ कर ना ले।
लेकिन छुट्टी जाने के बाद वो पूछते नहीं कि क्या हुआ क्यों नहीं, मतलब पल्ला झाड़ लेते हैं। क्या यही हम घर बोलते हैं अपने आप को कि यूनिट हमारा घर है, ये हमारे माई बाप हैं? ये ऐसे ही दाड़ा मारते हैं कि हम तुम्हारे बाप हैं, लेकिन जब बाप का फर्ज अदा करना पड़ता है तब तुम क्यों पीछे हट जाते हो? सिर्फ मतलब पनिशमेंट देने के लिए बाप बनते हो, उसका वेलफेयर खत्म करने के लिए बाप बनते हो, लेकिन किसी को वेलफेयर देने की बारी आती है उस समय तुम बोलते हो मेरे बस की बात नहीं है। अगर उस समय के सीईओ अच्छे रहे होते तो आज इनका परिवार जो बिल्कुल समझो कि किस तरह गुजारा कर रहा है, आपको बता दिया कि 5 भाई बहन हैं और एक माता जी, 10-12 साल की उम्र का सबसे बड़ा लड़का तब से स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन किसी ने नहीं ध्यान दिया। 18 में मतलब हमारा इतना स्लो प्रोसेस हो गया, हमारी ये सारे कानून ऐसे बने हुए हैं। 18 में इन्होंने लेटर दिया डेड का, उन्होंने तो डिजास्टर भगोड़ा घोषित करके छोड़ दिया कि भाई हमारी तरफ से कहाँ गया क्या नहीं गया, उन्होंने वो तो भूल जाते हैं। और ये 2018 से लैश नायक विनोद कुमार जी खत्म होने के बाद में, लेटर देने के बाद में माता जी की, हाँ जी आपका वहाँ उस समय कोई कमांडेंट साहब थे कि हाँ भाई बहुत ठीक है, आपके साथ ज्यादती हुई है और आपको हम बेनिफिट दिलाएंगे। वो बेचारे कोशिश करे होंगे। मैं नहीं कहता कि हर जगह अफसर ही गलत है, कहीं ना कहीं हमारा नीचे का जो डिपार्टमेंट है ना, अब मैं उसको क्या कहूँ, किस भाषा में, मेरा दिल तो ऐसे कर रहा है कि उनको बहुत अच्छे से सुनाऊं, लेकिन जो डिपार्टमेंट इसमें मेरा बात सुन रहा है, हमारा क्लर्क स्टाफ या जो भी हेड साहब हैं या जो भी इस लोगों को वंचित करने वाले हर एक आदमी, आप सबकी जिम्मेवारी बनती है। वो परिवार की बददुआ आपको कहीं ना कहीं खा जाएगी। उस समय उन्होंने कहा, फिर उसके बाद वो कमांडेंट साहब रिटायर्ड हो गए कि हो जाएगा हो जाएगा, उसके बाद किसी ने इनका ध्यान नहीं दिया। 5 साल लगे इनको एजीआई का, दूसरा बेनिफिट तो मिल गया, लेकिन पेंशन के लिए अब कह दिया गया कि इजेबल नहीं हो। अब इसके बाद ये कह रहे कि सर अब क्या करें, भाई रास्ता कोर्ट ही बचा है, कोर्ट में जाएं, वहां वकीलों की फीस सुनकर डामाडोल, ये घर का पेट पालेंगे, वकीलों की फीस दें। ऐसे में मैं हमारे सिस्टम पे, मेरा कोई अधिकारी दुश्मन नहीं है, बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं। ऐसा ही मामला एक सिग्नल में कुछ दिन पहले का ही आया था। उसकी माताजी, जो मैंने बताया था कि उसके पिताजी पेंशन ले रहे थे 18 में, वो 17 में 18 में वो खत्म हो गए, 22 में उनकी माताजी भी खत्म हो गई, लेकिन उनकी पेंशन स्टार्ट नहीं हो पाई थी। सारी कमला देवी या ऐसा कुछ नाम था उनका, कुमार देवी, और आगे का टाइटल अलग होने की वजह से। हालांकि बाद में उन्होंने मेरे को संपर्क किया, मैंने हमारे एक साहब थे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, जिनका नंबर मेरे पास सेव था, मैंने उनको भेजा, फिर रिकॉर्ड को भी भेजा, फिर एक अच्छा सा वीडियो भी बनाया। फिर उन लोगों ने पहल की और पता किया कि कहाँ पेंशन रुकी हुई है। फिर भी करीबन 6 महीने लगे और वो जहाँ पेंशन अटकी थी उन्होंने बंदा भेजकर उनकी पेंशन चालू करवाई। तो मैं उसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो बंदा भी भटक रहा था कि मैं कोर्ट में जाऊँ या कहाँ जाऊँ। तो क्यों वकीलों की जेब भर रहे हो, क्यों बंदे को चक्कर कटा रहे हो? कोर्ट का सिस्टम भी इतना होता है कि थोड़ा दम तोड़ देता है बंदा जब तक फैसला नहीं आता, क्योंकि जजों को क्या फर्क पड़ रहा है, उनको तो रोज ऐसे केस आते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक और केस ये तैयार हो जाएगा। अभी एक और ऐसे में आ रहा था, आप बोलोगे फिर कहानी लंबी हो जाती है। सुबह सुबह एक हमारे बुजुर्ग का कॉल आ रहा था, उनका हालांकि छोटा ही मैटर था, लेकिन एसीपी को लेकर, एसीपी हवलदार को लेकर। वो 2003 में रिटायर्ड हुए उनको अभी क्यों कहीं ना कहीं से यूट्यूब से या एक उन्होंने जब लेटर देखा था घूमते हुए, देख लिया कि भैया जिन सैनिकों को, क्योंकि एक बंदा एसीपी को लेकर कोर्ट में गया, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई जितने भी हैं सब लोगों को आप दो, वंचित मत रखो किसी को भी। उसके बाद ऊपर से अधिकारियों ने ऑर्डर भी कर दिया कि ठीक है इनको दे दो। तो ये इनको भी पता चला कि भैया तू भी कर, तेरे को 2000 का नुकसान हो रहा है। तो इन्होंने भी फोन घुमा दिया, पहले कंपनी कमांडर को किया तो बोल रहे हैं कि सोए थे क्या अभी तक, आज ही कैसे पता चला। तो इन्होंने, सही बुजुर्ग आदमी थे लेकिन बहुत ठीक से जवाब दिया, बोले साहब मैं तो खेती कर रहा हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरे पास थोड़ी यहाँ लेटर आते हैं, लेटर तो ऑफिस में आपके पास आते हैं। जब लेटर आ रखा तो काम तो आपने करना चाहिए था, मेरे को क्या कहते हो? बोले तुम तो बदतमीज हो, इस तरह बात करते हो। बदतमीज वो नहीं है जो रिटायर्ड होकर पेंशन में गुजारा कर रहा है, अपना खेती कर रहा है, कोई गार्ड की नौकरी कर रहा है। बदतमीज तो वो लोग हैं जो आज ऑफिस में बैठकर जिनका एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम छोड़कर कोई साला शेयर मार्केट में बिजी हो रहा है, कोई पता नहीं कहाँ बिजी हो रहा है। सीओ साहब 10-11 बजे पहले पता नहीं आ रहा है कि जा रहा है, कब जा रहा है, पट बंद है, किस उसमें लगा हो।
99 के बाद में तो ऐसा कोई वार भी नहीं है जहां आप कोई वार की रणनीति बना रहे हो। आखिर आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो अधिकारी हैं या हमारा क्लर्क स्टाफ है, उनकी गलती है ना, और बता रहे हो बेचारे खेत वालों की। छोटी छोटी चीजों में इनका फिर वो ठीक है, इनके कुछ सीओ साहब अच्छे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है यार हम आपका प्रोसेस कर देते हैं, लेटर भेज दिया, रिकॉर्ड को दिया, रिकॉर्ड ने पीआरओ को दिया, वहां से आ गया एक ऑब्जेक्शन की भैया ठीक है कर देंगे, एक डिले सर्टिफिकेट भी दो। वो चाहता तो कर सकता था जबकि सबका हो रहा है, लेकिन बस वहां कोई मेरे जैसा बीमारी आदमी बैठ जो बोलते ना कोई कीड़ा बैठ गया कानून का, वो वापिस कर दिया उसने। अब वापिस कर दिया तो वो फोन कर रहे हैं रिकॉर्ड में, तो बोल रहे हैं हमारा काम नहीं, यूनिट देगी। यूनिट कहती है कि मेरी वजह से थोड़ी डिले हुआ है, रिकॉर्ड दे। सीओ साहब अभी कोर्स में चले गए, हेड साहब बोलते हैं मैं उनकी वजह से नहीं बनाऊंगा। दूसरा क्या सीओ साहब चले गए तो क्या टॉयसी साहब की कमांड नहीं है? क्या बाकी वेलफेयर खत्म हो गया सीओ साहब जब तक कोर्स में है? तो ऐसे केसों का सिस्टम हमारे अधिकारीगण क्यों नहीं देखते? एक समय होता था सबको 7 दिन या हफ्ते में कम से कम महीने में एक बार बुलाकर अपनी 9-5 पेड दिखाई जाती थी, आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी की जाती थी, बताया जाता था, पेंशन जाने से पहले उसको छोड़ा जाता था, अपना हर चीज पूरी करना। अगर कोई गलती भी कर दे तो उसके परिवार के बारे में सोचा जाता था। आज क्यों वो चीजें खत्म होती जा रही हैं? इसके बारे में जरूर सोचें। पल्ला झाड़ना आसान है, हमें नहीं पता जी। ठीक है, कहानी लंबी होती जा रही है। आज मेरा मेन जो इसका इंपॉर्टेंट था वो था उस जहां जजमेंट का जवान जो मिसिंग है, इंपॉर्टेंट वर्क वो था। मैं जब भी मेरे बहुत से फोन आते हैं, मेरे इसमें चैनल में भी बहुत लोग लिखते हैं अरे सर फोन नहीं उठाते हो आप, तो जवाब नहीं देते हो। जब मेरे पास फोन आते हैं मैंने कह रखा है कि भाई फोन, मैं भी तो इंसान हूं यार, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं कि 24 घंटे मैं सोऊं ही ना, या मेरे भी घर में कोई शादी है, फंक्शन है, मैं उस काम में नहीं लगूं और भी काम नहीं करूं, ऐसा तो है नहीं। मैं भी पल पल कोशिश करता हूं कि आप लोगों के फोन अटेंड करूं, या कई बार अटेंड भी कर लेता हूं। मुझे लगता है कि आपकी छोटी जो समस्या है आपके लिए तो बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे पास जो प्रायोरिटी वार समस्या आती है उसमें क्या देखूं मैं, सबसे बड़ी समस्या को करूं या आपकी छोटी सी, साहब मेरा पड़ोसी मेरे को दीवार पर पेंट नहीं करने दे रहा, आपकी वो समस्या देखूं, या एक बंदा गायब है उसको देखूं? मेरे पास कोई असिस्टेंट तो है नहीं है, ना मैंने कोई बहुत 20 टेलीफोन को लिए टेलीफोन ड्यूटी बैठा रखी है, नहीं है ना, अकेला लड़ रहा हूं। जितनी कोशिश होती है अटेंड करता हूं। आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दो, एक बार कॉल नहीं उठाता हूं तो 2 बार करो, 5 बार करो। जिस दिन आपको लग रहा है कि आज 5 बार नहीं उठा रहा तो सोचो कि भाई कहीं बिजी होंगे आज, तो मैं कल करूं। ये नहीं कि उस दिन रात को 12 बजे कॉल लगा दो कि अब तो उठाएंगे। अरे भाई बिजी होऊंगा तो दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप बार बार मत करो, आपसे मेरे को 100 बार कॉल करो, लेकिन एक बार 1 या 2 ट्राई करके देखो, नहीं है तो दूसरे दिन देखो, उसका टाइमिंग बदल कर देखो। ये नहीं कि रात को पी के 10-12 बजे फोन करोगे, उसका मैं किसी का नहीं उठाता हूँ। जो मेरे पास नंबर सेव है, अगर मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है तो मैं कॉल बैक कर देता हूँ। लेकिन जब उसका मैसेज देखता हूँ, साहब गुड मॉर्निंग, राम राम, ऐसे ही बात करने के लिए था, तो भैया ऐसे मैं कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ जवानों की समस्या दूर हो, मैं चाहता हूं कि मजबूत टीम इन चीजों के लिए लड़े, और हमारे अधिकारी छोटी छोटी समस्या के लिए बंदे कोर्ट में जाकर, आप अपनी जिम्मेवारी अगर ठीक तरह से वो करो तो सब कुछ हो सकता है। मैं कई बार कह चुका, हमारे एक सीओ साहब ने सबकी एसीआर ठीक करवा दी थी एक ऑर्डर में, बोला जितनी भी खराब भरी दोबारा भरो, जिसको भी एसीपी देनी है सबको दो, चाहे कोई कैसा भी हो। तो एक तो वो आदमी है, एक ढूंढता है, ढूंढो इसने कहीं अनविलिंग तो नहीं किया था, ढूंढो कुछ कमी। अरे क्या मिलेगा आपको? कम से कम उसके परिवार की तरफ तो देखो। आज ये बंदे की जो स्थिति है, हो सकता है बंदा स्टेज में आकर बार बार छुट्टी मांग रहा हो, कुछ इसकी चीजें हो, तो कोशिश करो, आप दे सकते हो तो ठीक है, लेकिन अब अगर मिसिंग है तो ठीक से जवाब तो दो। आप उसको इंजेक्शन लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, आप फैमिली को नहीं बताओगे? मैं आज यहाँ एक बार फिर कह रहा हूं, उस बंदे की, उनकी मैडम की रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। अभी मैं भी उनके एमएच के नंबर मांग रहा हूँ, सीओ साहब के नंबर मांग रहा हूँ, मैं भी बात करूंगा। अगर वो नहीं सुधरेंगे तो फिर मैं बाय नियम डालूंगा कि ये यूनिट है, ये सीओ साहब हैं। फिर हमारे बहुत से लोग तो कहते हैं पहली बार में बता दो। पहली बार में बताने के लिए मैंने पहले भी कहा था कि एक यूनिट को खड़ा करने के लिए कितने ही लोगों ने खून पसीने बहा है, कितने ही रॉयल अधिकारी उसको चलाने के लिए अपने अगले रैंक को लात मारकर चले गए, उस रेजिमेंट का नाम कमाने के लिए।
अब एक गद्दार, एक खराब आदमी के लिए हम किसी यूनिट को बदनाम नहीं करना चाहते, ठीक है, इसलिए हम उसका नाम रोकते हैं। हाँ, जब मजबूरी होती है, नहीं मानता है, तो फिर हम नाम भी डालेंगे। ये वीडियो है उन लोगों के लिए। बंदे की जिम्मेवारी आपकी बनती है, उसको ढूंढा जाए, उसके बच्चों की तरफ देखा जाए कि वो मिसिंग हो गया तो क्यों हुआ है। और कम से कम ये जो 1-2 केस हो रखे हैं कि मैं फुल डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी का वेलफेयर मत खाओ। उसकी पेंशन नहीं मिलना या उसकी एसीपी नहीं मिलने, अगर उससे आपको कोई लाभ हो रहा हो या आपका कोई नुकसान हो रहा हो तो ठीक है, हम बोलेंगे यार कोई बात नहीं, सांप का नुकसान मत करो, हम अपना भुगत लेंगे। लेकिन अगर आपका कोई नुकसान नहीं है तो आप अपने ईगो से हटकर प्लीज उनका भला करें। कुर्सी पर बैठने के बाद ये नहीं देखा जाता कि इससे मेरी निजी दुश्मनी थी, इसने किस भाषा में बोला था, वो कुर्सी पर बैठने लायक आदमी नहीं है। बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं चाहता हूँ वीडियो को शेयर करें और एक बार सब लोगों से फिर कहूँगा कि चैनल आपका है, चैनल से जुड़ो, इसकी संख्या बढ़ाओ। रविंद्र फौजी तोब नहीं है, लेकिन ये 8,50,000 जो संख्या जुड़ रही है और ये बढ़ती जा रही है, इसका मकसद यही है कि हम सही रास्ते पर हैं, जो कि संख्या बढ़ती जा रही है। वीडियो के अंदर जो कमेंट्स आते हैं रविंद्र फौजी गलत है, तो जो गलत कमेंट करने से पहले बाकी कमेंट्स रीड कर लो कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। जिस दिन इसमें लाइक अनलाइक का बटन आता है, जिस दिन अनलाइक की संख्या कम होगी, जिस दिन कमेंट्स ज़्यादा हो गए, उस दिन आप बोलना मैं चैनल ही छोड़ दूंगा, मुझे कोई शौक नहीं है। मुझे मेरी पेंशन मिल रही है, मेरा बढ़िया परिवार सेटल है, मेरे दादाजी पिताजी सब फौज में थे, पिताजी भी पेंशन ले रहे हैं, मेरा भाई भी अभी सर्विस में है और भगवान की दया से अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मुझे ये समय सब कुछ छोड़कर आपके लिए मैं क्यों देता हूँ कि भगवान ने हमें जो चीज़ें दी हैं, अपने अलावा जानवर भी अपना पेट भरता है, लेकिन दूसरे के लिए कुछ करो ताकि लोग याद करें, तो मैं इसके लिए काम करता हूँ। पब्लिक का जो कोई दर्द आता है तो दर्द मैं उस दर्द को अपना समझकर काम करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको भी लगता है इस दर्द को बांटें, इन चैनल को बढ़ाएं, इसको मजबूत करें, तो मैं फिर कहूँगा चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को बढ़ाओ, लोगों को जोड़ो, चाहे सिविलियन भाई हों, अपने सैनिक परिवार हों, सबको जोड़ो। और किसी की भी समस्या आती, किसी सिविलियन भाई की भी आपको लगता है कि वो सही है, तो वो भी हमारे पास भेजो। यही मेरा नंबर 8290354513 8290354513, ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर उन चीज़ों की डिटेल भेज सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं कि सर ये नंबर है और इसकी समस्या आप इसको डालो। हाँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ समस्याएं हम भूल जाते हैं। अगर कोई बड़ी समस्या है तो प्रायोरिटी हम बड़ी चीज़ को देते हैं, ठीक है। बाकी एक बार फिर कहूँगा कि यही नंबर मेरा 8290354513, ये मेरा फ़ोन पे और पेटीएम से भी जुड़ा हुआ है और ये मेरा बारकोड। जिनको लगता है कि हाँ रविंद्र फौजी के इस कार्य में हमें सहयोग करना चाहिए और चैनल को बढ़ावा देना चाहिए, चैनल को मजबूत करना चाहिए, तो वो लोग आर्थिक मदद कर सकते हैं। रविंद्र फौजी की नहीं है, इस चैनल की, इस चैनल को मजबूत करने के लिए और ऐसे लोगों की जिनका हम भला कर सके किसी भी स्तर पर, ठीक है। तो महीने में 2 महीने में जो लगता है करो, नहीं कर सकते तो वीडियो शेयर करो, हो सकता है कोई दूसरा आदमी हमारी मदद करे, ठीक है। बाकी किसी की कोई भी समस्या है, कोई बात आती है तो इस पर जरूर भेजें। रविंद्र फौजी भी आपको गलत लगता है तो आप उसके खिलाफ, मेरे पास बहुत से लोगों का आता है मैसेज, कई बार मैं उनसे बात भी करता हूँ, समझाने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन अब वो किस भाषा में समझेंगे, क्या समझते हैं, वो तो उनकी सोच है। लेकिन मैं हर तरह से उनको कोशिश करता हूँ कि वो बिल्कुल सर्टिफाइड हों। तो बहुत से अधिकारी भी आते हैं, बहुत से हमारे जवान भी आते हैं, लेकिन याद रखना कोशिश कॉल करने का जो टाइमिंग है सुबह 9 या 10 बजे, कई बार मैं लेट हो जाता हूँ, घूम के आता हूँ, तो 10 बजे से शाम को 5 बजे तक जिनका नंबर सेव नहीं है, जो जुड़े हुए हैं, जिनका नाम सेव है या जो तन मन धन से मदद कर रहे हैं, वो लोग 24 आवर्स में कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं फ्री हूँगा तो उनका कॉल ज़रूर उठाऊँगा या फिर मैं उनको कॉल बैक करूँगा। इतना ज़रूर है कि कुछ जुड़े हुए लोग हैं, वो बेचारे दिल से जुड़े भी हुए हैं, लेकिन उनकी भी फौजी आदमी होने के नाते कई बार ऐसी आदत हो जाती है कि रात को यार आप रविंदर सर से बात कर लें, तो वो मैं भी समझता हूँ, मैं भी आप ही का भाई हूँ, हम भी लेते हैं, एंजॉय करते हैं। जब एंजॉय होता है, उस एंजॉय में बात करना है तो मैं कई बार उनसे करता हूँ, तब लेकिन मेरे को पता चल जाता है कि भाई ये एंजॉय के आधार पर बात करेगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ठीक है, बात की 1 बार 2 बार, लेकिन मेरे को लगेगा कभी ये हमेशा ही मतलब उसी एंगल से हमारा समय खराब होता है। भाई आपको तो लगता है अभी रात को 11 बजे 12 बजे रविंदर सर फ्री हैं,
लेकिन रविंद्र सर अगर रात भर आपसे बात करेगा तो दिन भर फिर लोगों के लिए काम कब करेगा? बाकी लोगों के लिए फिर क्यों रात भर बात करूंगा, तो फिर मैं दिन में भी सोऊंगा। मशीन तो हो नहीं, रोबोट हो नहीं, और दूसरा आदमी कोई इन चीज़ों को हैंडल अभी कर सकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि और रविंद्र फौजी पैदा हों हर स्टेट में, हर तहसील में, जो इन चीज़ों के लिए निस्वार्थ काम करे, सब कुछ छोड़कर। तो आप उस टीम के लिए आओ, आगे आओ। मैं तो चाहता हूं, हमने कई लोगों को कोशिश की कि आप भी चैनल बनाओ, लोगों तक जानकारी दो, उनके लिए लड़ो, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो चैनल तो बनाए, लेकिन वो चैनल अब किस प्रकार क्या काम कर रहे हैं, हाँ हालांकि वो भी कई चीज़ों में इस तरह में अच्छी जानकारियां देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो हमारा मेन टारगेट है तानाशाही के खिलाफ लड़ना, अफसरशाही के खिलाफ लड़ना, या इस तरह अन्याय के खिलाफ लड़ना, वो धीरे धीरे अन्याय के रास्ते से भटक कर वेलफेयर के रास्ते पे आगे, तो वो ठीक है, वेलफेयर का काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वेलफेयर के लिए हमारे पास बहुत चैनल है, वेलफेयर के लिए बहुत लोग बैठे हैं, और वेलफेयर के साथ साथ इस तरह की जहाँ तानाशाही हो रही है, जहाँ अन्याय हो रहा है, वो सिस्टम हमारे से जुड़े। और वेलफेयर वाले साथियों से कहना चाहता हूँ कि इसमें तो वेलफेयर की बातें हैं, उन चीज़ों को आप भी शेयर करो, उन चीज़ों के लिए भी समय निकालो। ये नहीं कि भाई मेरा बस चैनल चलना चाहिए, मैं लगातार OROP या बस MSP इसी की बात करूँगा। चैनल चले ना चले, हमें भगवान ने 15 साल जो हमने अपनी 17 साल 15 साल 20 साल जो भी देश सेवा की है, उसके बदले ठीक ठाक पेंशन मिल रही है, और उसमें आराम से गुजारा हो सकता है। तो चैनल लोगों की भलाई के लिए चलाओ, ना कि सब ज़्यादा चले, मैं यही चीज़ें करूं। बाकी तो खैर सबकी अपनी अपनी सोच है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर भी किसी को कभी कोई बुरा लगता है तो भाई माफ़ करना, और नहीं भी माफ़ करोगे तो वो डायलॉग हमारा एक साहब मारता था कि माफ़ नहीं करोगे तो कौन सा मेरा भैंस खोल के ले जाओगे। ठीक है, दिल में जलते रहो, अपना खून जलाते रहो और खुश रहो। फिर कहता हूँ किसी की भलाई के लिए कहीं ना कहीं कुछ काम करो। चिड़ो मत कि रविंद्र फौजी क्यों फेमस हो रहा है, कितने लोग जुड़ रहे हैं, चिड़ो मत, रीच करो उनके बराबर बनने की, कि मैं भी रविंद्र फौजी बनूं, मैं भी लोगों को भला करूं। और तुमने लोगों को भला नहीं, सिर्फ अपनी मेरी पेंशन कब बढ़नी है, और CSD में 6 की जगह हमारी 15 बोतल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमें ये मिलने बहुत है। मेरा बेटे को मैंने कलेक्टर बना दिया, मंत्री बना दिया। आप अपने लिए कुछ भी कर रहे हो, लोग नहीं जुड़ते हैं। दूसरों के लिए अगर आपने एक छोटा सा भी काम किया तो लोग जुड़ते हैं, और उसका सम्मान आपको जरूर मिलेगा। कहीं नहीं, अपने दिल में खुशी होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, उस खुशी के लिए जियो। बाकी फिर वीडियो लंबा न हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।